सभी को नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा, हिंदी व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सौंथली झुंझुनू। स्वागत करता हूं आप सभी हिंदी प्रेमियों का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर हम हिंदी व्याकरण की एक कक्षा पूरी कर चुके हैं। अब उसी कड़ी में दूसरी कक्षा लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। साथियों, पहली कक्षा में हमने भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, परिभाषा और भाषा की विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम वहां से आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी, जैसा कि हम जानते हैं कि हम हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं और हिंदी एक भाषा है। हिंदी के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले हमें यह जान लेना परम आवश्यक है कि यह शब्द हिंदी आखिर आया कहां से। तो साथियों, हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा से निकला है। यह बड़े ध्यान रखने की बात है कि हिंदी की जननी संस्कृत है, लेकिन हिंदी शब्द मूलतः संस्कृत या हिंदी का नहीं बल्कि फारसी भाषा का है। और इसका कारण क्या है? फारस यानी ईरान को कहते हैं, तो हम ईरानी भाषा ही इसे बोल सकते हैं। जब विदेशी लोग हमारे देश में शासन करने की नीयत या लूटपाट की नीयत से आए तो हमारी जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के तट पर पहुंचे और उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। और सिंधु को हिंदू कहने का कारण क्या था कि फारसी भाषा में स की ध्वनि का उच्चारण है होता है, यानी जो सिंधु था वो उनके लिए हिंदू हो गया। और इसी आधार पर फिर यहां निवास करने वाले लोग हिंदू हो गए, हिंदुस्तानी हो गए, और उनकी जो भाषा थी वो हिंदवी, हिंदुई और इस तरह से हिंदी बन गई। तो देखिए, हमें यह ध्यान रखना है कि हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी जो भाषा है हिंदी, इस शब्द को क्या केवल हिंदी के नाम से जाना जाता है या इसके और भी कोई नाम है? तो साथियों, यह भी हमें जानना चाहिए कि हमारी भाषा हिंदी का जो सबसे पुराना नाम है वह भाखा या भाषा है। यह आश्चर्य होगा आपको यह जानकर कि हिंदी का जो पुराना नाम है वो भाषा है। कैसे है ये चर्चा करेंगे हम। इसके अतिरिक्त अभी हमने चर्चा की कि फारसी लोगों के कारण ये कभी हिंदुई बना, कभी इसे हिंदवी कहा गया। जब इसमें उर्दू मिश्रण हो जाती है या उर्दू का मिश्रण हो जाता है तो इसी का नाम हिंदुस्तानी बनता है और इसे हिंदी कहा गया। इसके मानक रूप को कई बार हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी नाम हमारी हिंदी के हैं। सबसे पहले जिक्र यह करते हैं कि हिंदी का जो पुराना नाम है वो है भाखा या भाषा। ये हमें कैसे पता चलता है? तो साथियों, जो हिंदी साहित्य को पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि हमारे एक विद्वान जिनका नाम था शिव सिंह सेंगर, इनका एक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम है शिव सिंह सरोज। यानी शिव सिंह सेंगर ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम था शिव सिंह सरोज। इस ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसी पुष्य नाम के व्यक्ति को बताया है। इस पुष्य नाम के व्यक्ति का नाम कई जगह पुंड भी आता है और कई जगह इसे पुंड्र भी कह दिया जाता है। शिव सिंह सेंगर लिखते हैं कि कोई पुष्य या पुंड नाम का कवि था जिसने सबसे पहले इस भाषा में रचनाएं यानी हिंदी भाषा में रचनाएं शुरू की, और इस व्यक्ति के लिए उन्होंने एक संज्ञा दी थी जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को बिल्कुल जाननी आवश्यक है, भाखा की जड़। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाखा की जड़ किसे कहा जाता है। तो भाखा की जड़ पुष्य, पुंड या पुंड्र नाम के
किसी प्राचीन कवि को कहा जाता है और इस कवि को शिव सिंह सरोज ने अपने ग्रंथ माफ कीजिएगा, शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। साथियों, ये जरूर याद रखना, हिंदी का प्रथम कवि ये नहीं है, यानी अन्य विद्वानों ने इनके मत का समर्थन नहीं किया है। जो एक मत जिस बात पर हमारे विद्वान होते हैं वो हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा है, सरहप्पा। लेकिन ये इनकी खुद की सोच थी। शिव सिंह सेंगर ने ऐसा माना कि हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुंड था और उसी को उन्होंने भाखा की जड़ कहा। जड़ का अर्थ है मूल यानी प्रारंभ। तो भाखा का प्रारंभ जिस कवि ने किया वो था पुष्य। ये जो भाखा शब्द यहां पे है ये दोस्तों हिंदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी का एक नाम भाखा भी हुआ करता था और इसी भाखा, ये भाखा शब्द भाषा से बना है, यानी एक ही है तो भाखा या भाषा। एक और उदाहरण आपको यहां पे मैं बताता हूं। हमारे रीतिकालीन आचार्य हैं आचार्य केशवदास। केशवदास जो घोर अलंकारवादी आचार्य हैं, आपने इनके कई पद, कई श्लोक, दोहे पढ़े होंगे। केशवदास का एक दोहा बड़ा प्रचलित था। ये लिखते हैं कि भाखा बोल न जानहि जिनके कुल के दास। यानी केशवदास जिस परिवार से आते थे वो संस्कृत के बहुत बड़े बड़े विद्वान और पंडित उस परिवार में सभी लोग थे। कहा जाता है कि इनके घर में तो तोता मैना भी संस्कृत भाषा में बात किया करते थे। वो भी ब्रज या खड़ी बोली का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन केशवदास ने अपनी जो रचनाएं थी, चाहे वो रामचंद्र चंद्रिका हो या और तमाम जो रचनाएं थी, वो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी केशव ने। और इस ब्रज भाषा ये भी हिंदी की ही एक बोली है। तो इस ब्रज भाषा के लिए वो क्या लिखते हैं कि भाखा बोल न जानहि, अर्थात ब्रज भाषा को भाखा भी कहा जाता था। तो ब्रज भी एक हिंदी का रूप है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी का एक नाम भाखा या भाषा है। फारसियों के कारण या विदेशियों के कारण इस हमारी हिंदी का नाम कभी हिंदुई हुआ, कभी इसे हिंदवी कहा गया, कभी इसे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी रूप कब बनता है? जब हिंदी में उर्दू को मिश्रित कर दिया जाता है तो एक रूप बनता है, उसे कहते हैं हिंदुस्तानी रूप। खड़ी बोली जो आज हमारी मानक हिंदी है वह खड़ी बोली का ही शुद्धतम रूप है और एक इसका नाम है हिंदी। तो साथियों, हमने यहां पे जो महत्वपूर्ण बातें देखी वो ये कि हिंदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। साथ ही साथ आपने ये सामान्य बातें आपने ये सीखी हैं यहाँ पे कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो पुष्य या पुंड। शिव सिंह सेंगर ने भाखा की जड़ किसे कहा है तो इन्होंने पुष्य या पुंड को भाखा की जड़ कहा है। और यहां भाखा से तात्पर्य क्या है तो भाखा से तात्पर्य हिंदी है। ठीक ऐसे ही केशवदास ने भी ब्रज भाषा के लिए भाखा शब्द का प्रयोग किया है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, हम अब व्याकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आगे थोड़ी सी बात करेंगे हम हिंदी का उद्भव और विकास। ये हमें जानना पड़ेगा कि जिस रूप में आज हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या हमेशा से हिंदी ऐसी ही भाषा थी? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, आपने पहली कक्षा में पढ़ा था कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा का रूप सदैव परिवर्तित होता रहता है और इस परिवर्तन के पीछे कई कारक हैं। तो हमारी हिंदी जिस रूप में आज है सदैव ऐसी नहीं थी। कहां से इसकी शुरुआत होती है, मूल उद्गम स्रोत इसका क्या है, वो चर्चा हम करते हैं। साथ ही इस चीज को समझने के लिए हमारे भाषा विद्वानों ने इसका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया। एक, प्राचीन आर्य भाषाएं, प्राचीन आर्य भाषाएं। दूसरा, मध्यकालीन आर्य भाषाएं। तीसरा, आधुनिक आर्य भाषाएं। ये 3 भागों में हम इनका वर्गीकरण करते हैं। प्राचीन आर्य भाषाओं का जो कालक्रम निर्धारित किया जाता है वह 1500 ईसा पूर्व, ध्यान रखिए ईसा पूर्व है,
से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हमारे भाषा विद्वानों ने प्राचीन आर्य भाषाओं का समय माना है। इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषाओं का जो समय स्वीकार किया गया 500 ईसा पूर्व से सीधे आप चलें 1000 ईस्वी तक, 1500 वर्षों का ये समय मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय रहा। और यहां से 1000 ईस्वी के बाद से जो अब तक का समय है इसे हम आधुनिक आर्य भाषाओं के समय के रूप में जानते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अब थोड़ी बातें करते हैं हम कि प्राचीन आर्य भाषाएं कौन कौन सी है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए इन चीजों को समझना जरूरी है, और क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे आगे, तो ये आधार है जिसके ऊपर हमारी भाषा का निर्माण हुआ, तो ये हमें समझना अत्यधिक आवश्यक है और परीक्षा में यहां से प्रश्न निकलते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्राचीन आर्य भाषाओं का। साथियों, यहां हमारी दो भाषाएं थी, एक जिसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृत, और दूसरी को कहते हैं लौकिक संस्कृत। अगर इनके कालक्रम की बात करें तो ये 1500 ईसा पूर्व से लगभग 800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, और लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो लौकिक संस्कृत का माना जाता है। यद्यपि आज भी संस्कृत में रचनाएं लिखी जा रही हैं, लेकिन ये वो समय था जहां से लौकिक संस्कृत में हमारे महान ग्रंथों की रचना हुई। आगे हमें देखना है कि वैदिक संस्कृत काल में हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से रचे गए। तो साथियों, इसका नाम ही वैदिक संस्कृत है, तो आप समझ सकते हैं कि वेदों की रचना इसी युग में हुई और वैदिक संस्कृत भाषा में हुई। तो एक तो हमारे वेदों की रचना हुई, इसके अलावा हमारे जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों की रचना भी इसी भाषा में हुई। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, इन सभी की रचना वैदिक संस्कृत में होती है। आगे चलते हैं लौकिक संस्कृत। तो वाल्मीकि कृत रामायण की अगर हम बात करें तो वह लौकिक संस्कृत में लिखी गई। इसके अतिरिक्त महाभारत की बात करें, लौकिक संस्कृत में लिखा गया। या आप क्यों कहें आगे चलकर कालिदास का, और भी जो हमारे संस्कृत के महानायक हैं, दंडी आदि, इन सभी का जो साहित्य है वो लौकिक संस्कृत में रचा गया। साथियों, वैदिक संस्कृत का रूप कठिन हुआ करता था, और हमारा स्वभाव है मनुष्य का कि वह सुख की तरफ आकर्षित होता है। वैदिक संस्कृत के उच्चारण की दुरूहता या क्लिष्टता के कारण लौकिक संस्कृत का उदय हुआ था। लेकिन कालांतर में जब लौकिक संस्कृत भी क्लिष्टता को धारण कर चुकी थी तो इसे और सरल बनना पड़ा, और एक नई भाषा का उदय होता है जिसे हम पढ़ेंगे मध्यकालीन आर्य भाषाओं में। तो चलते हैं, दूसरा हमारा जो वर्गीकरण था मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषाएं, और इनका समय मैं आपको लिख चुका था पहले भी, 500 ईसा पूर्व से और सीधे चले जाइए 1000 ईस्वी तक का एक लंबा 1500 वर्ष का कालखंड। साथियों, यहां पे हमारी भाषा के जो रूप थे, सबसे पहले आती है पाली, इसके बाद आती है प्राकृत, और इसके बाद आती है अपभ्रंश। पाली के समय की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का जो समय है वो पाली का माना जाता है। 1 ईस्वी से लगभग 500 ईस्वी तक का समय, ये अगले 500 वर्ष प्राकृत के माने जाते हैं, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो अगला ये 500 वर्षों का कालखंड है इसे हम अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। यहां से प्रश्न निकलने की बहुत संभावनाएं होती हैं। साथियों, एक शब्द देख रहे हैं आप, प्राकृत।
प्राकृत शब्द का अर्थ एक भाषा के रूप में है यहां, इसका अर्थ होता है जो प्रकृति से बना वह प्राकृत है। तात्पर्य यह है कि वैदिक संस्कृत के समय भी हमारे यहां जो आम बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत थी, यानी प्रकृति से बनी हुई थी या जनता की स्वाभाविक भाषा थी, लेकिन वह साहित्य की भाषा नहीं थी, साहित्यिक रचनाएं उस भाषा में नहीं होती थी, इसलिए वह गौण है। लेकिन यहां आते आते इसे कहने को हमने पाली कहा, लेकिन वास्तव में यह भी प्राकृत का एक रूप है। तो यहां से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं कि पाली भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए। तो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना इसी भाषा में हुई और गौतम बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में दिए गए। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं इनकी रचना पाली में हुई। इस पाली के संबंध में आपको यह ध्यान रखना है कि इसके और भी नाम हैं। इसका एक नाम बौद्ध प्राकृत भी है, यानी पाली भाषा का एक नाम बौद्ध प्राकृत भी है। इस भाषा का एक नाम प्रथम प्राकृत भी है। ये जरूर आपको याद रखना है कि परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस भाषा को बौद्ध प्राकृत के नाम से जाना जाता है, तो वह ये प्राकृत नहीं है बल्कि पाली। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्राकृत का अर्थ है प्रकृति से बनी हुई भाषा या स्वाभाविक रूप से जनता की भाषा को प्राकृत कहते हैं। और मैं ये भी बता चुका हूं कि वैदिक काल से ही बेशक साहित्यिक भाषा वैदिक संस्कृत थी, लेकिन वैदिक काल से ही आम जनता की भाषा प्राकृत ही थी। और उसी प्राकृत का एक रूप पाली के रूप में विकसित हुआ जिसमें साहित्यिक रचनाएं लिखी गई। और जब साहित्यिक रचनाएं लिखी गई तो हम उसका अध्ययन कर रहे हैं यहां पे। तो पाली वास्तव में प्रथम प्राकृत है। और इस चीज को आप विशेष रूप से नोट कर लें, परीक्षा में यह प्रश्न कई बार आता है, बौद्ध प्राकृत या प्रथम प्राकृत के रूप में किस भाषा को जाना जाता है, तो वह भाषा है पाली। और इसका समय रहा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का कालखंड। यही वो समय था जब गौतम बुद्ध आए और गौतम बुद्ध ने त्रिपिटक के रूप में और अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं। प्राकृत साथियों, जैन धर्म के ग्रंथ जो हैं, जैन धर्म के ग्रंथ, इनकी रचना प्राकृत भाषा में हुई। याद रखिए, पाली का संबंध बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म ग्रंथों से है, जबकि प्राकृत भाषा का संबंध जैन धर्म ग्रंथों से है। यहां जैन धर्म के बहुत से ग्रंथों की रचना यहां पे होती है, प्राकृत भाषा में होती है। इसके दूसरे नाम की बात करें तो इसे द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का, ये जो प्राकृत भाषा है इसका एक और नाम है द्वितीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत प्राकृत। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था, जबकि इसका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। यहां पे साथियों फिर तीसरा रूप निकलता है अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप। कहने का मतलब यह है कि भाषा का जो साहित्यिक रूप था वो धीरे धीरे उसमें आम जनता की भाषा के शब्द मिश्रित होने लगे, मिश्रण होने लगा। इसलिए भाषा का जो परिनिष्ठित रूप था वो थोड़ा विकृत हो गया। विकृत होना, बिगड़ा हुआ रूप होना, इसी का नाम अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश भाषा का विकास होता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का। ये जो 500 वर्ष का कालखंड है ये हम अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। यहीं पे अपभ्रंश के कई रूप निकलते हैं, जिसमें हम देखते हैं शोरशैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी, पैसाची और तमाम तरह के अपभ्रंश यहां से निकले, जो आगे चलकर अलग अलग भाषाओं का उन्होंने रूप लिया। अब देखिए साथियों, अपभ्रंश के परवर्ती रूप या इसके उत्तरकालीन रूप, उत्तरकालीन रूप को अवहट या पुरानी हिंदी भी कहा गया।
ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म होता है, लेकिन अपभ्रंश का जो परवर्ती रूप था, परवर्ती रूप का तात्पर्य यह है कि अपभ्रंश जब अपने अंतिम समय में थी 1000 ईस्वी के आसपास, तो इसका जो ये उत्तरकालीन रूप था, इसी रूप को कुछ लोगों ने अवहट के नाम से संबोधित किया, अवहट कहा, और कुछ विद्वान इसे पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी भी कहते हैं। यहां से आपके हिंदी साहित्य में कई प्रश्न निकलते हैं। तो एक तो ये कि अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए और व्याख्याता भर्ती के लिए। अवहट, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर मिलता है? तो आप देखेंगे कि वर्ण रत्नाकर ये हिंदी का एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। साथियों, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने, ये मैथिली के रचनाकार थे, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में पहली बार अवहट शब्द का प्रयोग किया। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आता, आप ध्यान रखेंगे इसका। एक और बात हम करें तो हमारे जो आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि कौन है? आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विद्यापति जो थे, विद्यापति गोड़, विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि भी कहा जाता है। विद्यापति की एक रचना है, हालांकि विद्यापति को हिंदी में हम विशेषतः पदावली के रूप में याद करते हैं। विद्यापति पदावली एक श्रृंगारिक और भक्तिमय रचना, दोनों ही पक्ष हैं इसके। कुछ कवि इसे, कुछ विद्वान इसे श्रृंगारिक कवि मानते हैं, कुछ भक्त कवि मानते हैं। तो विद्यापति की पदावली को छोड़िए, उसके अतिरिक्त जो दो रचनाएं और हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो विद्यापति ने अपनी रचना है कीर्ति लता। यहां कीर्ति लता में विद्यापति ने खुद ने लिखा है कि इनके इस ग्रंथ की भाषा अवहट, यानी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि विद्यापति ने किस रचना को अवहट की रचना बताया है, स्वयं की किस रचना को अवहट की रचना बताया है? तो इन्होंने कीर्ति लता को अवहट की रचना बताया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है अवहट के संबंध में, ज्योतिरीश्वर ठाकुर और कीर्ति लता। साथियों, इसी प्रवर्ती अपभ्रंश को हमारे एक बड़े हिंदी के विद्वान हैं, जिनका नाम तो सभी जानते हैं आप, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गुलेरी जी जो हैं, गुलेरी जी ने अपभ्रंश के परवर्ती रूप या उत्तरकालीन रूप को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। यानी ये ध्यान रखना आपको, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी भी लिखी थी, आप जानते होंगे, उसने कहा था, और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में वो कहानी शामिल भी की जाती है। उस कहानी के महान रचयिता पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो अपभ्रंश का प्रवर्ती रूप है, उत्तरकालीन रूप है, उसको पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया था। तो इस प्रश्न को भी आप विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आधुनिक आर्य भाषाओं की बात हम तब करेंगे जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा विज्ञान आदि पढ़ेंगे। जो तीसरा रूप रह गया अपभ्रंश के बाद, अपभ्रंश के बाद इसे आप अवहट कहें, यहां से, या पुरानी हिंदी कहें, यहां से हिंदी का उदय हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास जो हिंदी बोली जाती थी, वहां की हिंदी और आज की हिंदी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। और इसका कारण यह है कि बीच के दौर में जो विदेशी हमारे देश में आए, वो अपनी सभ्यता के साथ साथ अपनी भाषा यहां लेकर आए, और उनकी भाषा के शब्द हमारी भाषा में मिश्रित होते चले गए। और आज जब हिंदी का रूप हम देखते हैं तो उसमें 5 प्रकार के शब्द, आप व्याकरण में भी हम पढ़ेंगे इन चीजों को, यानी एक हम कहते हैं तत्सम शब्द हैं, एक हम कहते हैं तद्भव शब्द हैं हिंदी में, इसके बाद हम कहते हैं कि देशज शब्द हैं, और फिर विदेशी शब्द हिंदी में शामिल हो गए हैं, और कुछ संकर शब्द भी हमारी हिंदी में हैं।
तो ये 5 तरह के शब्दों के मिश्रण से जो भाषा बनती है, आज उसे हम हिंदी के नाम से संबोधित करते हैं। तो साथियों, ये था हिंदी भाषा के उद्भव से लेकर आज तक का जो इसका विकास क्रम है। और आप जानते हैं कि आज हिंदी यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया। और जब राजभाषा बना दिया गया, राजभाषा का तात्पर्य यह होता है कि ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राजकीय कार्यालयों में किया जाएगा और जिसका एक स्थिर और मानक रूप होगा। तो आज हम जिस हिंदी की बात कर रहे हैं वह यही राजभाषाई मानक हिंदी की बात हमें करनी है और इसी के अनुसार हमें आगे का अध्ययन व्याकरण में करना है। तो देखिए साथियों, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे देश में सबसे पहले भाषा के रूप में वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत आई। लौकिक संस्कृत के बाद पाली का विकास हुआ, यानी पाली साहित्यिक भाषा बनी। पाली के बाद साहित्य की भाषा बनी प्राकृत। प्राकृत का रूप बदलकर जो भाषा बनी उसे हम कहते हैं अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद जो भाषा आई उसे हम कहते हैं हिंदी। और हिंदी के भी राजभाषाई रूप का हम अध्ययन आगे व्याकरण में करते हैं। आपको पता है कई विभाषा और बोलियों के मिश्रण से हमारी हिंदी बनी है, लेकिन ये हम जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे वहां इन बातों का जिक्र करेंगे। अब यहां से आगे बढ़कर हम हमारी तीसरी चीज पर आते हैं और वो है व्याकरण। साथियों, व्याकरण के संबंध में हम बात अगली कक्षा में करते हैं। आपने ध्यानपूर्वक कक्षा को देखा और महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको बताया परीक्षा उपयोगी, उनको जरूर आप बार बार देखें, उनको नोट करके रखें। और साथियों, यदि मेरा प्रयास आपको सार्थक नजर आता है और आपको ऐसा लगता है कि हम समझ पा रहे हैं, हमारा हिंदी का ज्ञान बढ़ पा रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे एक अतिरिक्त मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं आपकी सेवा और अच्छे से कर सकूं। धन्यवाद।